नमस्ते, आदाब दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो के सुनने वाले सभी दोस्तों को उर्दू के साप्ताहिक कार्यक्रम में मैं इस्तकबाल करती हूँ। मैं अलका शरर आज आप लोगों के बीच में हूँ और हमारे साथ आज हमारी दो साथी हैं जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। मार्च औरतों के लिए खुसूसी महत्व की बात है क्योंकि मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। हम आज बात करने वाले हैं उर्दू अदब में महिलाओं की जो भी भूमिका रही है। मेरे साथ दो साथी हैं, एक हैं राफिया एक कंपनी में जॉब करती हैं और दूसरी मेरे साथ हैं खनक जोशी उर्दू में ग्रेजुएशन कर रही हैं, साथ ही अरबी और फ़ारसी की भी क्लासेस ले रही हैं। तो मैं आप दोनों का इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगी कि उर्दू अदब में महिलाओं की भूमिका को लेकर के आपके क्या तासुरात हैं? मेरा तो ख्याल ये है कि पहले से ही ऐसी बहुत सी शायरात हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि उन्हें किसी ने सामने आने नहीं दिया। और एजुकेशन की भी बात है क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से तालीम नहीं हासिल हुई। दूसरा मुझे ये लगता है कि बहुत सोसाइटल प्रेशर भी था, उन्हें सिर्फ पर्दे में रहना चाहिए और ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक इसकी वजह से ऐसे बहुत से शायरात हैं जिन्हें सामने ही नहीं आने दिया गया। हालांकि उनकी शायरी बहुत अच्छी है और अब जब धीरे धीरे उनकी शायरी बाहर आ रही है तो हमें लगता है कि अगर वो उस दौर में मुशायरों में पढ़ रही होती तो आज उनका मकाम कुछ और ही होता। आप क्या कहना चाहेंगी राफिया? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि शायरी आज़ाद लोगों का फ़न है और चूँकि औरतें एक कदीम ज़माने से आज़ाद रही नहीं, और अगर आप ये देखें कि उस ज़माने में भी कौन औरतें शायरी कर रही थीं, सबसे पहली उर्दू शायरा का नाम महलका चंदाबाई है। आप एक तवायफ़ थीं, मेरे ख्याल से वो मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा सौदा की कंटेम्प्रेरी थीं, और आपकी शायरी का दीवान तक शाया हुआ था। वजह क्या रही कि उस ज़माने में भी वो अपनी शायरी खुल के कर पाई। वो समाज के कन्वेंशनल एक दायरे से आज़ाद औरत थी। इसके बाद उर्दू अदब में आप कहें कि अगर सिर्फ मर्दों का ही बोलबाला रहा तो ऐसा नहीं है, वो देखने में ज़रूर लगता है। आज तो मुशायरे होते हैं, यूट्यूब है, शॉर्ट्स, रील्स, सब कुछ है, हर जगह आप कहीं भी वायरल हो सकते हैं। पहले के शायरों के लिए एक बड़े एजाज़ की बात होती थी कि उनकी गज़लें कोठों पर तवाइफ़े गाएं। इस तरह से उनकी गज़लें आम लोगों तक पहुंचा करती थीं। जी बिल्कुल। बड़े बड़े नवाबजादे वहाँ पर तहज़ीब, अदब, उर्दू शायरी का फ़न ये सब सीखने जाया करते थे। तो भले ही सामने से नहीं दिखता है वो चीज़, लेकिन औरतों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है उर्दू अदब के फ़रोग़ में। बेशक। तो जैसे कि आप लोगों ने माना कि एजुकेशन की कमी, दबा हुआ तबका था, आपने भी बताया कि हाँ, जो लोग सामने आ चुके, घर से बाहर जा चुके, उन्होंने कोशिश की। इसमें और भी नाम आते हैं। मैं एक शाही घराने की राजकुमारी का भी नाम लेना चाहूँगी, जहाँ आरा जी, वो भी शायरी करती थी। मैं ये मानती हूँ कि समाज का आईना होता है साहित्य, कहीं का भी अदब जो हो, किसी भी देश का अदब। अगर उस समाज को जानना हो, उस वक्त को जानना हो, तो उस वक्त के अदब को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग औरतें आधी आबादी होती हैं किसी भी समाज की, तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को अदब में आधा हिस्सा मिला है या हम अपनी आधी छाप छोड़ पाए हैं? मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात है। आप देखें ना, किसी भी मुशायरे में अभी भी मेरे ख्याल से अगर 10 शायरों का पैनल है तो उसमें मुश्किल से 2 औरतें होती हैं। शायरी में तो मैं मानती हूँ कि हाँ, बहुत कम है, क्योंकि शायरी एक ऐसा फ़न है जो सीखना ही पड़ता है। बाकी जैसे दीगर जो सिन्फ़ हैं, मकाले हैं, नगमा निगारी है या अफ़साना है, सफ़रनामे हैं, इस तरह की चीज़ें अभी औरतें बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। उपन्यास भी लिख रही हैं, बड़े अच्छे फ़िक्शंस लिखे हैं, ट्रांसलेशंस भी कर रही हैं। शायरी में अगर मैं बोलूं कि नज़में औरतें कर रही हैं, क्योंकि वो फ़न सीखना नहीं पड़ता, आपके अंदर से जो आया आपने लिख दिया, लेकिन शायरी का फ़न आपको सीखना पड़ता है। तो उसके लिए उन्हें अभी भी बराबर माहौल नहीं मिल पा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं राफिया, क्योंकि आप खुद भी शायरी करती हैं? दरअसल मेरा मानना है कि नस्र और नज़्म या गज़ल में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। नस्र दुनिया बीती भी हो सकती है, गज़ल और नज़्म में एक आर्ट तभी आता है जब वो ज़्यादा आप बीती हो। फैज़ अहमद फैज़ कहा करते थे कि झूठ मत कहो शायरी में, अपना सच कहो, बस जो तुम पे बीता है वो कहो।
तो अब ये मसला इसलिए होता है कि औरतें शायरी में कम दिखाई देती हैं और नस्र में ज़्यादा हैं फिर भी शायरी की जगह, क्योंकि एक तो ये कि औरतों को वैसे तजुर्बात करने का मौका अभी भी नहीं मिलता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो ज़िंदगी के तजुर्बात शायरी में गहराई लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपके पास तजुर्बा हो, दूसरा ये कि आपको फ़न भी पता हो गज़ल लिखने का, आपको वो मीटर, बहर, रदीफ़, काफ़िया, इन चीज़ों का इल्म भी हो। और उसके बाद इन सब के बाद एक जो आखिरी बंदिश ये आती है कि एक लड़की जब अपने एहसासात को, ज़्यादातर क्योंकि गज़ल में इश्क और माशूक़ी की बातें होती हैं, अगर एक लड़की लिखती है वो चीज़, लड़की के लिए एक गज़ल उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकती है। तो ये भी एक मसला है, इसलिए औरतें शायरी से थोड़ा पीछे हटती हैं। मैं बहुत ही इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे घर वाले बहुत ही रोशन ख्याल लोग हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से कि मैं शायरी कर रही हूँ या शायरी में किस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस बात है कि शायरी होगी तो आशिकी की, हिजर व विसाल की बातें होंगी, और ये चीज़ अभी लड़कियों के मुँह से सुनना फिर भी लोग पसंद नहीं करते। और आप इस बात को मानती हैं कि ख़वातीन जो अपनी शायरी कर रहे हैं उसका मौजूद ज़्यादातर हिज्र ही रहता है, क्योंकि वो पढ़ना उन्हें डाइस से आसानी होती है, ये आसान है उनके लिए, और वो बंदिश उन्हें अफसानों में या दीगर सिन्फ में नहीं आती है, इसीलिए वो उस तरफ ज़्यादा जाती हैं। जहाँ भी उन्हें अपने तासुरात का इज़हार करना है वो उस तरफ ज़्यादा जाती हैं। क्या आप मानते हैं कि शायरी में जो सबसे बड़ा चेंज आया परवीन शाकिर से आया? जैसे मर्दों में माना जाता है गालिब से एक बहुत बड़ा चेंज आया शायरी में, क्योंकि वो फ़िलॉसफी लेकर के आए, ऐसे शायरी में परवीन शाकिर जो हैं सोचने का एक नया अंदाज़ लेकर के आई, जो शेरियत जिसको कहा जाता है उसके उन्होंने अलग ही लेवल तय कर दिए। आज भी मैं देखती हूँ कि खातून ही नहीं, शायर भी वहाँ से मौजू उठाते और उनकी ज़मीनें उठाते और कहने का तरीका लेते हुए मफाद उठाते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि गालिब के बिना शायरी नहीं है, क्या आप मानते हैं कि परवीन शाकिर के बिना भी शायरी नहीं है? जी, मेरा मानना है कि परवीन शाकिर उर्दू में औरतों की शायरी की सबसे बड़ी नुमाइंदा हैं। बिल्कुल। और आप अगर देखें तो अपने वक्त में परवीन शाकिर को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए तंबीह का सामना करना पड़ा है, लोगों ने उन्हें बहुत जज किया है, लेकिन परवीन शाकिर एक बहुत ही आज़ाद ख्याल औरत थी, वो अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटी थी। आप उनकी शायरी उठा के देखें, पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है उनके आने के बाद कि शायरी में निस्वानी जज्बात की हिस्सेदारी दिखाई दी है कि एक औरत किस तरह से इश्क को देखती है, हिजर को देखती है, औरत की तड़प कैसी होती है। मर्दों ने शायरी में खूब औरतों के हुस्न का तज़किरा किया है, परवीन शाकिर साहिबा ने पहली मर्तबा एक औरत की तरफ से बताया कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं औरत को, क्या उसके एहसासात होते हैं। तो बेशक परवीन शाकिर का मुकाम उर्दू शायरी में बहुत बड़ा है, वो किसी भी शायरा के लिए आज भी एक आइडल की हैसियत रखती हैं। लेकिन सिर्फ परवीन शाकिर क्या, उस वक्त मेरे ख्याल से और भी कई शायरात थीं जो नज़्म में बहुत अच्छा काम कर रही थी। परवीन शाकिर की बहुत अच्छी दोस्त और उस वक्त की एक बहुत ट्रैजिक शायरा थी सारा शगुफ्ता, कभी उनकी नज़्में पढ़िएगा, उन्होंने जो बगावत का और इनकलाब की बातें की हैं बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आपने भी बोला था महला का बाई चंदा, और वहाँ से परवीन शाकिर तक आते हैं तो होना ये चाहिए था कि हमें सैकड़ों में नाम मिलना चाहिए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये फहरिस्त दर्जनों में ही सिमट करके रह जाती है। अब आज के दौर की कुछ शायरात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आज के दौर में मैंने देखा है अब जैसे जैसे एक अवेयरनेस बढ़ रही है, धीरे धीरे निस्वानी हुकूक के दायरे भी बढ़ रहे हैं, तो शायरी में अब औरतों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। मैं जिन्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्रेमवदा इल्हान हैं, दिल्ली की शायरा हैं, विभा जैन हैं, सूरत की शायरा हैं, अलीना इतरत साहिबा हैं, पाकिस्तान की कुछ शायरा हैं, फरीहा नकवी साहिबा हैं, अमन शहजादी हैं, ये लोग बहुत बेहतरीन शायरी कर रही हैं। वैसे तो कहते हैं कि जो कुछ लिखने का था मीर लिख कर चले गए, कोई नया फसल इसमें नहीं हो सकती, लेकिन एक वही बात कहने के नए तरीके, नए जाविये भी होते हैं। तो ये कुछ शायरात हैं जो मेरे हिसाब से हिजर विसाल से हट कर भी बहुत नए जावियों की शायरी कह रही हैं। उनके अचीवमेंट की अगर बात करें तो कुर्तुलन एन हैदर और इस्मत चुगताई की बात भी हमें करनी पड़ेगी। कुर्तुलन एन हैदर साहिबा ने ज्ञानपीठ सम्मान जीता था, जो सिर्फ उर्दू के लिए नहीं था, भारतीय साहित्य में अफसाना निगारी के लिए वो सबसे बड़ा सम्मान था, पहला नंबर का सम्मान था वो। तो यहाँ उनका भी जिक्र किया जाना ज़रूरी है। और यहाँ पर पद्मश्री जिन्होंने मिली है मुमताज़ मिर्ज़ा साहिबा, उनका भी जिक्र किया जाना ज़रूरी है कि खाली ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, हम उस लेवल तक को छू रहे हैं जिसे छुआ जाना ज़रूरी था। शायरी में सिर्फ शायरी ही नहीं कर रही हैं, शायरी के जितनी भी सिन्फ हैं, जैसे कसीदा हैं, मरसियाँ हैं, मसनफ़ी हैं, उन सब में आज शायरात अपना हाथ आजमा रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो
मैं समझती हूँ कि अभी हमारा वक्त हो चला है, तो हम एक एक गज़ल आप लोगों से सुन लें। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ सबसे छोटी बिटिया खनक ही है और उनका सूफियाना जो अंदाज़ है उसमें मैं चाहूँगी वो अपनी पसंद की किसी शायरा का कलाम हमें सुनाए। जी, मैं आपको मोहतरमा रेहाना रूही की गज़ल सुनाऊंगी, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं। इरशाद। तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं, जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में, क्या बात, क्या बात। हालांकि मौजज़ों का ज़माना तो है नहीं, क्या बात, तेरी गली को छोड़ के। इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं, जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, क्या बात, क्या बात। कातिल है कोई दोस्त पुराना तो है नहीं, क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। मक्ता पेश कर रही हूँ। इरशाद है। अश्कों को रूही खर्च करो देख भाल के, अश्कों को रूही खर्च करो देख भाल के, आँखों के पास कोई खजाना तो है नहीं, आँखों के पास कोई खजाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुनाया खनक। मैं ये पूछना चाहूँगी राफिया जी, जैसे कि आप भी मंचों पर हैं और आप भी अदब के माहौल को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, और बीच में हम लोग जब बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे तब खनक ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आज हिंदी से बहुत सारी शायरात
जो कवित्री हुआ करती थी आज शायरी में आ रही है। मैं खुद भी हिंदी से कवित्री हुआ करती, आज शायरी में आई हूँ। तो आपको इसके पीछे क्या कारण नज़र आता है, क्योंकि आपने दोनों माहौल देखे हुए हैं? जी, मेरा मानना है कि हिंदी और उर्दू बहुत सिमिलर, एक ही लैंग्वेज है, वो हिंदुस्तानी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बेसिक भाषा हाँ, ही बहुत है। बेसिक भाषा है। और क्योंकि बहुत आसान होता है हिंदी से उर्दू सीखना। मैंने जितनी भी शायरात को देखा है जो हिंदी से उर्दू में आई हैं, उन्होंने हिंदी स्क्रिप्ट से उर्दू सीखी है। और बहुत सी तो अभी भी ऐसी हैं जिनको उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती। और उर्दू की खूबसूरती यही है, शायरी की खूबसूरती यही है कि आपको शायरी पे महारत हासिल करने के लिए स्क्रिप्ट आने की ज़रूरत नहीं है, वो देवनागरी में भी आपका काम हो जाता है। और बाकी आप जितना अच्छे शायरों को पढ़ते हैं और जितना अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उतना आसान होता जाता है शायरी करना। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आसानी, जो ज़बानों के बीच का आपसी फ़्लो है ना, जो बहुत आसान है लोगों के लिए, तो इसलिए बहुत कवित्री बनने से शायरा बनने तक का सफ़र आसान होता है। अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो फिर बहुत ही ये बाएं हाथ का खेल जैसी चीज़ हो जाती है। इसका एक कारण मैं ये भी मानती हूँ कि हम वो भाग्यशाली जनरेशन है जो सबसे समृद्ध, सबसे विकसित भाषाओं के दौर में जी रहे हैं। जी, इस समय उर्दू भी पूरी तरह से विकसित है और हिंदी भी पूरी तरह से विकसित है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम जो कह रहे हैं तो हम बेहतरीन कहने की कोशिश करें। और हिंदी में वो गुंजाइशें थोड़ी सी कम हो चुकी हैं, क्योंकि हिंदी दूसरी भाषाओं से ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो चुकी है, जो भी उर्दू में नहीं है। शायद जो कहना चाहता है इसलिए वो हिंदी से उर्दू की तरफ आ रहा है, ये मेरा एक मानना है। इसके बाद मैं गुफ्तगू को जारी नहीं रखूँगी। राफिया, आपसे एक कलाम की गुजारिश है। जी, क्योंकि वक्त की कमी है तो जी, एक जी। छोटी सी गज़ल पेश करती हूँ कि वक्त उड़ने का है गिरवी बालों पर क्यों कर रखें, वक्त उड़ने का है गिरवी बालों पर क्यों कर रखें, हम हैं फितरत से मुसाफिर कोई घर क्यों कर रखें। और जब ज़रूरत थी किसी शाने की हमको ना मिला, जब ज़रूरत थी किसी शाने की हमको ना मिला, अब मिला तो सोचते हैं इस पे सर क्यों कर रखें। क्या बात, क्या बात। और वक्त खुद एक राहज़न है ज़िंदगी की राह में, वक्त खुद एक राहज़न है ज़िंदगी की राह में, पास अपने इश्क सा लालो गुहर क्यों कर रखें। क्या बात। और जब तलक है सांस हमको ज़ख्म खाने और हैं, जब तलक है सांस हमको ज़ख्म खाने और हैं, एक गम की याद में फिर चश्मे तर क्यों कर रखें। क्या बात। और तुझको पालें या कि खो दें है ज़ियाँ दोनों तरह, तुझको पालें या कि खो दें है ज़ियाँ दोनों तरह, फिर भलाए जाने जां तेरी खबर क्यों कर रखें। क्या बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, वैसे भी ये वक्त हो रहा है, मैं भी मुख्तसर सा कलाम सुनाती हूँ, उसके बाद हम अपने दोस्तों से विदा लेंगे। सिलसिले बार हो गई शामिल, सिलसिले बार हो गई शामिल, जीत में हार हो गई शामिल, जीत में हार हो गई शामिल, बात बस मन मुटाव तक ही थी, बात बस मन मुटाव तक ही थी, उसमें तकरार हो गई शामिल। क्या बात है। उसमें तकरार हो गई शामिल, और सारे धड़ सर के मुंतजिर थे मगर, सारे धड़ सर के मुंतजिर थे मगर, उनमें दस्तार हो गई शामिल, उनमें दस्तार हो गई शामिल, और तू था शामिल तो जीतना ही था, तू था शामिल तो जीतना ही था, मैं तो बेकार हो गई शामिल, मैं तो बेकार हो गई शामिल। और अश्कबारी घटा की फितरत है, अश्कबारी घटा की फितरत है, मैं भी इस बार हो गई शामिल, मैं भी इस बार हो गई शामिल, तेरी यादों में गम ही गम थे मगर, तेरी यादों में गम ही गम थे मगर, फिर भी हर बार हो गई शामिल, फिर भी हर बार हो गई शामिल। और दिल का शीशा खामोशी से टूटा, दिल का शीशा खामोशी से टूटा, फिर भी छनकार हो गई शामिल, फिर भी छनकार हो गई शामिल, सिलसिले बार हो गई शामिल, जीत में हार हो गई शामिल। और यहाँ हमारा वक्त पूरा होता है। हमारे उर्दू रेडियो के सुनने वाले दोस्तों को मैं यहीं से अलविदा कहना चाहूँगी। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा कभी मिलना होगा, नहीं तो ये सिलसिला जारी रहेगा कुछ और दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।